Good morning, everyone. I hope all of you are good. So लास्ट क्लास में हमने सैलरीज डिस्कस किया था, उससे पहले की क्लास में हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे। आज हम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। आपके सैलरी का क्वेश्चन में लास्ट में टैक्स की कंप्यूटेशन रह गई थी क्लास। टैक्स की कंप्यूटेशन मैंने आपसे कहा था मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगी, बट सिंस हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर इज बिग इनफ तो हम आज हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर ही स्टार्ट करके एंड करते हैं। एंड जो कंप्यूटेशन है इनकम की वो मैं आपको लास्ट में जब सारे चैप्टर्स हमारे हो जाएंगे उनके साथ फिर, क्योंकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, तो उसमें मैं आपको टैक्स की कैलकुलेशन कराऊंगी। ओके, नाउ हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले तो आपके इस चैप्टर में डीम्ड ओनरशिप का क्वेश्चन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंड टू स्टार्ट विद आपको ये बता दूं मैं हाउस प्रॉपर्टी कहते किसे हैं। बच्चे मैंने आपको इनकम टैक्स स्टार्ट करने पर ये बताया था कि इनकम टैक्स में हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, उस पे गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं। इनकम हमारी बहुत सारे सोर्सेज से हो सकती है। आप फ्यूचर में जॉब करोगे, आज पढ़ रहे हो आप लोग, फ्यूचर में जॉब करोगे तो सैलरी इनकम होगी। हो सकता है आपकी सैलरी इनकम के साथ साथ आपके जो दादाजी हैं उन्होंने या किसी ने भी आपके घर में कोई एक्स्ट्रा घर लेकर रख रखा हो, मतलब एक घर में आप रह रहे हो, साथ में एक और घर उन्होंने खरीद के रख रखा है, वो खाली पड़ा है, आप उसको रेंट पे चढ़ा देते हो, वहां से आपको किराया आता है, रेंटल इनकम आती है। उसे उस इनकम को हम इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं। जो किराए की इनकम होती है उसे हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं। अब जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम हमारी आती है उस पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है, तो इसीलिए हम इनकम टैक्स के अंदर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब बच्चे एज आई सेड आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से डीम्ड ओनरशिप का क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट रहता है। अब बेसिकली बच्चे कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर आप उसका ओनरशिप चेक करना चाहते हो, मान लीजिए मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, मैं उसकी ओनर हूं, तो उस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाने पर जो रेंटल इनकम आएगी वो भी मेरे लिए टैक्सेबल होगी, मेरी इनकम बन जाएगी। सपोजिटली एक गर्ल है, उसकी शादी हुई बच्चे, उसकी शादी जहां पर होती है उसके फादर इन लॉ उसकी मतलब अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके फादर इन लॉ को ये बात पता है कि अगर उनके नाम पे प्रॉपर्टी होगी तो कल को किराए पे चढ़ेगी तो रेंट किसके नाम का आएगा? उसके फादर इन लॉ के नाम का आएगा। उनके नाम का आएगा तो टैक्स भी उनको भरना पड़ेगा। मान लीजिए उनकी ऑलरेडी बहुत सारी इनकम्स हैं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे भी उनको अच्छा खासा टैक्स भरना पड़ेगा। बट मान लीजिए जो डॉटर इन लॉ है, जिसके नाम उन्होंने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का सोचा है, उसके नाम पे और कोई इनकम नहीं है, तो अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर कर दी जाए, दैट इज अगर ये प्रॉपर्टी डॉटर इन लॉ को, बहू को उन्होंने ट्रांसफर कर दी उसके नाम पर, तो अब बहू के नाम पर किराए की इनकम आएगी, जिसके नाम पे घर होगा उसी के नाम पे किराए की इनकम आएगी। और अगर मान लीजिए डॉटर इन लॉ की और कोई इनकम ही नहीं थी, ना वो जॉब कर रही थी, ना वो बिजनेस कर रही थी, ना उसके नाम पे कोई और रेंटल इनकम थी, तो एक बेसिक एग्जेम्पशन इनकम में कि पहले 2.5 लाख पे तो आपको कुछ भी इनकम टैक्स भरना ही नहीं है गवर्नमेंट को, वो बेसिक एग्जेम्पशन तो मिल ही जाएगा उसकी डॉटर इन लॉ को, तो इतना पैसा जो है उनका टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूरे साल में 1.5 लाख रुपए रेंट कमाया तो 1.5 लाख रुपए रेंट पे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर फादर इन लॉ की नाम पर होती है प्रॉपर्टी तो उनको भरना पड़ता। ये पॉइंट अगर जस्ट इन केस आप लोगों को उतना क्लियर नहीं हुआ तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है, मैं आपको ये पॉइंट दोबारा समझाती हूँ। अभी हम डीम्ड ओनरशिप पढ़ रहे हैं। डीम्ड ओनरशिप, डीम्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा, मतलब ओनर है नहीं कोई, उसको माना जा रहा है ओनर। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की मैं ओनर नहीं हूं बट किसी कारण से इनकम टैक्स अथॉरिटी मुझे उसको ओनर मान लेती है, डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर मतलब माना जाएगा आपको ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। कौन से सेक्शन में बताया जाता है? सेक्शन 27 में डीम्ड ओनरशिप के बारे में बताया जाता है। इसके अंडर हमारे पास क्या क्या केसेस हैं ये देखते हैं।
कहता है कि एज पर सेक्शन 27 फॉलोइंग पर्संस दो नॉट द लीगल ओनर्स ऑफ अ प्रॉपर्टी आर डीम्ड टू बी ओनर्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22 टू 26। कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वैसे तो उस मकान के मालिक नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है, मगर इनकम टैक्स के पर्पस से उन्हें डीम्ड ओनर माना जाएगा। कौन से वो लोग हैं? सबसे पहला केस कहता है ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड। कहता है कि कोई भी आदमी अगर अपने हस्बैंड या वाइफ के नाम पे या अपने छोटे बच्चे के नाम पे, जो 18 साल से छोटा का बच्चा हो, उसके नाम पे कोई भी अगर हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसे केस में वो ही आदमी जिसने ट्रांसफर किया है वो ही उसका डीम्ड डोनर कहलाएगा। कब कब किस केस में वो डीम्ड डोनर कहलाएगा? अगर वो अपने हस्बैंड वाइफ से उसके बदले कोई पैसे नहीं लेता है, या फिर विदाउट द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब साथ साथ रह रहे हैं वो, उसके बाद भी उसने ले लिया। जैसे कि अगर डिवोर्स केस है, दोनों के बीच में अलग अलग रहते हैं, पार्टीशन हो चुका है दोनों का, तो ऐसे केस में आपने किसी को, अपने हस्बैंड या वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो वो वाइफ, मान लीजिए आपने सुना होगा ना, अरे इसका तो डिवोर्स हो गया, वो इस पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी आधी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे कर दी। तो ऐसे केस में जब ऐसा होता है, डिवोर्स हो गया, वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो उसकी ओनर वाइफ है। बट मान लीजिए दोनों साथ साथ रह रहे हैं, और वाइफ और हस्बैंड साथ साथ रह रहे हैं, कोई उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, और हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी है प्रॉपर्टी, और वाइफ से उसने कोई पैसे भी चार्ज नहीं करे हैं उसके बदले, तो क्या कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसे चार्ज करना। तो अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एंड विदाउट द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है, या तो माइनर बच्चे को या हस्बैंड या वाइफ को, ऐसे केस में जिस बंदे ने ट्रांसफर करी है उसी के नाम पर मानी जाएगी प्रॉपर्टी, तो उसको मान लेंगे वो डीम्ड ओनर है, कि मानो या नहीं मानो तुम्हें ही मानेंगे ओनर। दूसरा केस ये बोलता है 5.1 के अंदर बी पॉइंट देखेंगे, टू माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर। कहता है कि मैरिड डॉटर नहीं है, बट एक माइनर चाइल्ड है, तो एक ऐसा माइनर चाइल्ड छोटा है, उसके नाम पे आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, इसमें मैरिड डॉटर को इंक्लूड नहीं करेंगे। हो सकता है कि मैरिड डॉटर 18 साल की एज में उसकी शादी हो गई, बट हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा जो भी 18 साल से छोटे आपके बच्चे हैं, उनके नाम पे अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, तो जिसने ट्रांसफर करी है वो उस पेरेंट के नाम पर ही मानी जाएगी प्रॉपर्टी, डीम्ड ओनर पेरेंट ही माना जाएगा। ये क्योंकि मैंने आपको बताया थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को याद रखना है ये सब। नेक्स्ट है आपका वेट 5.2 होल्ड 5.2 देखेंगे स्क्रीन पे, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट। Holder of impartible state would be deemed to be an individual owner of all properties comprised in the Mr. J करता है हिंदू अनडिवाइडेड, उनके पास मैनी बिल्डिंग्स हैं और एक मंदिर है। फिर से बता रही हूँ आपको, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन सी होती है? जिसमें सारे लोग मिलके बिजनेस करते हैं, सबका बिजनेस पे इक्वल हक होता है। मान लीजिए उस फैमिली में दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनके दो बेटे हैं दादा दादी के, और उन दो बेटों के फर्दर बच्चे हैं, बहू बेटा बच्चे, सब इक्वल ओनर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। बट जो दादाजी हैं, मिस्टर जे है उनका नाम, वो करता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेजर डिसीजन मेकिंग्स वो करते हैं। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और एक मंदिर है। अब ये बांटना है अगर इन सब लोगों में, तो बिल्डिंग्स बहुत सारी मान लीजिए इक्वल इक्वल बट गई, बट मंदिर एक ही है। तो अब इस केस में हम ये मान लेते हैं कि मंदिर क्योंकि एक ही है, तो वो तो डिवाइड नहीं हो सकता। अगर 7 लोग फैमिली में है, तो 7 लोगों में बराबर बराबर मंदिर को तो हम नहीं बांट सकते, तो उसको हम बोल देते हैं कि मंदिर इम्पार्टेबल स्टेट है, मतलब बांटा नहीं जा सकता, पार्ट नहीं किया जा सकता, पार्टीशन नहीं किया जा सकता। तो ये कहता है कि मिस्टर जे डिसॉल्व्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल एसेट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विद इन द फैमिली मेंबर्स। हाउएवर, as per the family custom, he keeps temple building with himself.
although all family members have access to such temple building. Now in this case Mr. J is not the owner of the temple building but shall be regarded as deemed owner, as this temple building shall be regarded as impartible state. बच्चे वो क्या कहता है कि मिस्टर जे इस केस में हमने जैसे बताया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास बहुत सारी बिल्डिंग्स थी और एक मंदिर था। इन सब लोगों ने आपस में सारी प्रॉपर्टीज को बांट लिया क्योंकि सबका इक्वल हक होता है प्रॉपर्टी पे। 7 मेंबर्स थे फैमिली में, सबने 7 बिल्डिंग्स थी मान लीजिए इनके पास, तो उन्होंने सबने एक एक बिल्डिंग रख ली। अब मंदिर इनके पास एक ही था इसलिए हमने कहा इम्पार्टेबल स्टेट है मंदिर। मंदिर को मिस्टर जे जो करता थे उन्होंने अपने पास रख लिया। ऐसे केस में मिस्टर जे जो है उन्होंने रख तो अपने पास लिया बट वो ओनर नहीं है उस मंदिर के, वो पार्टली ओनर है, बाकी लोग भी ओनर है उस मंदिर के। तो ऐसे केस में मिस्टर जे को हम डीम्ड ओनर मानेंगे कि मानो या नहीं मानो, माना तो उन्हीं को ओनर जाएगा, डीम्ड ओनर मिस्टर जे मारे जाएंगे। तो कहता है होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट जो होता है वो भी डीम्ड ओनर होता है। इम्पार्टेबल स्टेट यहाँ पे मंदिर था, उसका होल्डर कौन था? मिस्टर जे, तो वो मिस्टर जे क्या बन गए? डीम्ड ओनर। नेक्स्ट बोलता है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये होता है ना कि आप मतलब गवर्नमेंट से आपने लैंड अलॉट करा लिया, मान लीजिए मैं लेक्चरर हूँ तो लेक्चरर के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, हम सब ने मिलके सोचा कि भाई घर बनाना है तो ऐसा करते हैं कि एक सोसाइटी बना लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके अंदर हम सब रह लेंगे। तो हम गवर्नमेंट के पास गए सारे लेक्चरर मिलके, हमने कहा हमारे को एक लैंड अलॉट कर दो, लैंड जो आप हमें अलॉट करोगे उस लैंड पर हम बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी करेंगे, उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स बनाएंगे और हम सब लेक्चरर्स मिलके रहेंगे, वो हमारे लेक्चरर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। तो ये कहता है कि जो मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वो डीम्ड ओनर होता है। देखिए, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी to whom the building or flats are allotted or leased shall be deemed owner of property allotted to him। कहता है कि जब मान लीजिए मैंने ये लेक्चरर्स वाला जो आपको एग्जांपल दिया है उसके अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने खड़ी करी, गवर्नमेंट ने जो हमारे को लैंड दी लेक्चरर्स को, हमने उस पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर दी, वहां पे हमने बहुत सारे फ्लैट्स बना लिए, उन फ्लैट्स में हम सबको अलॉट हो गए फ्लैट कि मेरा नाम आंचल जैन है तो मेरे को एक फ्लैट मिल गया, दूसरे किसी को एक फ्लैट मिल गया, तीसरे को किसी को एक फ्लैट मिल गया, सबके नाम पे फ्लैट्स अलॉट हुए। तो जिनको फ्लैट्स अलॉट हुए हैं वो डीम्ड ओनर माने जाएंगे, उनको माना जाएगा ओनर, वो एक्चुअल ओनर नहीं है। एक्चुअल तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअल ओनर नहीं होंगे, वो डीम्ड ओनर्स होंगे बच्चे। एक एक फ्लैट जो है वो डीम्ड ओनरशिप में आएगा, एक्चुअल ओनरशिप में कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं आता। नेक्स्ट है आपका possession of property under past performance of contract as referred under section 53A of transfer of property act। कहता है if a person is allowed to take possession of any building or part thereof in a part performance of a contract of the nature as referred in section 53A of the transfer of property act, then he shall be deemed owner of house property even though he shall not be regarded as owner of property। कहता है कि अगर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दी गई है तो अंडर सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उसको हम डीम्ड ओनर मानेंगे। मान लीजिए किसी ने मतलब अभी डीलिंग करी है, डीलिंग करके उसने पूरा पैसा नहीं दिया, मकान खरीदना चाहता है कोई, मकान का उसने बयाना दे दिया, अभी फिर उसके थोड़े टाइम बाद उसने और कुछ पैसा दे दिया मकान का, बट अभी पूरा पैसा नहीं दिया मकान का। मान लीजिए मकान 4 करोड़ का था, अभी तक उसने 3 करोड़ दिया है और अभी उसको 3 करोड़ देने के बाद ओनरी मिल गई है, तू रह ले, बट अभी उसको पूरा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में ये कहता है कि पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो उसने किया था कि भाई मैं तुम्हें पूरे 4 करोड़ दूंगा, तुम मुझे घर देना रहने के लिए, वो उसने पार्ट परफॉर्मेंस करी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, पार्ट परफॉर्मेंस करी, 3 करोड़ दिए हैं उसने, 1 करोड़ अभी रोक रखा है। तो अगर ऐसे केस में उसको पोजेशन मिल जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसे ये कहा जाएगा कि ये एक डीम्ड ओनर है। नेक्स्ट है बच्चे पर्सन हैविंग राइट इन प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 years और मोर। अगर कहीं पे लीज पे बिल्डिंग दी गई है, बिल्डिंग अपने नाम पे नहीं है, लीज पर, आपने देखा होगा ना गवर्नमेंट फैक्ट्री लीज पर दे देती है, कुछ बिल्डिंग्स लीज पर दे देती है। अगर लीज पर कोई भी बिल्डिंग दी गई है जो आपके नाम पर नहीं है और वो
12 साल से ज्यादा हो गए आपको, 12 साल या 12 साल से ज्यादा हो गए आपको लीज पर लिए हुए वो बिल्डिंग, तो आप उसके डीम्ड ओनर कहलाओगे, क्योंकि जो लीज पर बिल्डिंग होती है वो आपके नाम पर तो होती नहीं है, तो आप ओनर तो हो ही नहीं सकते। बट अगर आप लीज पे लिए हुए इस बिल्डिंग को आपको 12 साल या 12 साल से ज्यादा हो गए, तो आप उसके डीम्ड ओनर कहलाओगे, कि मानो या ना मानो ओनर तो आपको ही मानेंगे। तो ये 5.5 केस था, मतलब 5 केसेस अब तक हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अब 5 केसेस आपके डीम्ड ओनरशिप में आते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन हमने इसका पूरा कर लिया, अब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे बच्चे। अब बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम का मतलब क्या होता है कि रेंटल इनकम, जो आप किराए पे चढ़ा के मकान को पैसा कमाते हो, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अब इसके बारे में मैं एक ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन खोलती हूँ, उससे ही आपको कुछ थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेशन 7 देखेंगे सब लोग स्क्रीन पे। क्या बताता है इलस्ट्रेशन 7 में बच्चे? ध्यान देंगे, जहां पे मैं कर्सर मूव करूंगी वहां वहां पे ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या दे रखी है, ये दे रखा है एक मकान है, मान लीजिए इस मकान का नाम है हाउस नंबर 1। इसकी म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है 1,20,000। फेयर रेंट दे रखा है इसका 1,50,000। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है इसका 1,08,000 और एक्चुअल रेंट दे रखा है इसका 1,80,000। इस केस में बच्चे, अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या है, फेयर रेंट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या है और एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है। मान लीजिए बच्चे ये हाउस नंबर 1 मेरा है, ठीक है। मैंने इस मकान को किराए पे चढ़ाया और मुझे पूरे साल में जो इस पे किराया आया वो आया 1,80,000। तो इसको कहेंगे एक्चुअल रेंट, कि मुझे एक्चुअली में रेंट इतना मिला। अब म्यूनिसिपल अथॉरिटीज मेरे इस मकान के लिए टैक्स चार्ज करती हैं। कैसा टैक्स? हाउस टैक्स। आपने नाम सुना होगा सबने, हाउस टैक्स। क्या होता है हाउस टैक्स? आप अपने घर का सीवेज सिस्टम, वॉशरूम यूज करते हैं, वॉशरूम में जो आप ड्रेन करते हैं वो जाता है सीवर में। तो ये सब सीवर, नालियां, जो ये मेंटेन करने का काम होता है वो कौन करती है? म्यूनिसिपल अथॉरिटी हमारी, एमसीडी करती है। तो एमसीडी ये सब करने के लिए हमारे से क्या करती है? टैक्स चार्ज करती है, जिसको हम म्यूनिसिपल टैक्सेस कहते हैं, हाउस टैक्स बोलते हैं। तो बच्चे, जो ये म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं या हाउस टैक्स है, ये जो हमारी एमसीडी है वो किस वैल्यू पे चार्ज करेगी? वो पहले पूरे साल में की वैल्यू निकालती है कि इस पर्टिकुलर घर की पूरे साल की वैल्यू कितनी है। जितनी वैल्यू निकल के आती है उस पर वो हाउस टैक्स लगाती है। तो ये जिस घर के लिए मैंने जब घर किराए पे चढ़ाया तो मुझे 1,80,000 का रेंट आया, उसी घर की ये चाहते थे कि इनके हम टैक्स भरें, म्यूनिसिपल टैक्सेस भरें। तो इसीलिए म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने उसकी वैल्यू निकाली, घर की म्यूनिसिपल वैल्यू निकाली उस घर की। तो उन्होंने कहा 1 साल में इस घर की वैल्यू होनी चाहिए 1,20,000। वैल्यू निकाली मतलब म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने अंदाजा लगाया कि 1 साल में कितना रेंट इस जगह से कमाया जा सकता है। म्यूनिसिपल अथॉरिटी का अंदाजा था कि इस घर से, पूरे हाउस नंबर 1 को अगर किराए पे चढ़ाया जाए तो पूरे साल में 1,20,000 का किराया आ सकता है। ये म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने वैल्यू निकाली इस घर की। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये घर ये वैल्यू रखता है 1 साल में। एक्चुअल वैल्यू जो थी उसकी, वो एक्चुअल रेंट था 1,80,000। आसपास के मकान, हाउस नंबर 1 के आसपास के मकान जो कि इक्वल एरिया के थे, एक जैसे बने हुए थे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे बने हुए थे ऑलमोस्ट, तो उनको मिल रहा था 1,50,000 पूरे साल का रेंट। तो ये हमने कहा फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब आसपास के मकान ऐसा रेंट दे रहे थे, 1,50,000। स्टैंडर्ड रेंट वो है जो रेंट कंट्रोल एक्ट है ना, गवर्नमेंट ने रेंट कंट्रोल एक्ट निकाल रखी है कि एक पर्टिकुलर रेंट बता रखा है कि इससे ज्यादा, मतलब हर एरिया के लिए या हर जगह के लिए गवर्नमेंट ने तय कर रखा है। जरूरी नहीं है हर जगह हो, कुछ कुछ जगहों के लिए, कि इससे ज्यादा आप रेंट नहीं चार्ज कर सकते। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कोई वो लगा देती है पाबंदी कि अब मैक्सिमम लिमिट 1,08,000 है, अब इससे ज्यादा टैक्स वो रेंट चार्ज नहीं कर सकते, तो इसको हम कह देते हैं स्टैंडर्ड रेंट है। ये स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया, इससे ऊपर रेंट हम चार्ज नहीं कर सकते।
तो अब ध्यान से सुनेंगे, हाउस नंबर 1 जो मेरा था, मेरी ओनरशिप में, म्यूनिसिपल अथॉरिटी आई, उसने कहा कि लगभग लगभग ये घर पूरे साल में 1,20,000 का रेंट इसे कमाना चाहिए। फिर आसपास से पता किया गया, आसपास के मकानों ने बताया कि पूरे साल में उनको 1,50,000 का रेंट मिल जाता है, तो उसको बोला फेयर रेंट। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 1,08,000 से ज्यादा तो यहाँ पे रेंट चार्ज करने ही नहीं देंगे, जो किराए पे रहने आ रहे हैं हम उन लोगों के भले के लिए भी तो सोचेंगे। और एक्चुअली में जब मैंने रेंट पे चढ़ाया तो मुझे कितना मिला, तो मैंने 1,80,000 पूरे साल में कमाया। तो ये 4 चीजें आपको मैंने टर्म्स क्लियर करी हैं इसमें। अब बच्चे क्या होता है कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हम हायर अमाउंट निकालते हैं। अब मान लीजिए कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ये जानना चाहती है कि कितनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम, मतलब कितनी रेंटल इनकम आपको हो जाती होगी पूरे साल में। इनकम टैक्स अथॉरिटी जानना चाहती है। ये तो म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने कहा कि 1,20,000 कमा लेते होंगे। ये आसपास के लोगों से पता किया तो 1,50,000। ये गवर्नमेंट ने बोला कि 1,08,000 से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते। ये सारी बातें तो ठीक है। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी कितना एक्सपेक्ट करे इस प्रॉपर्टी से, हाउस नंबर 1 से, कि कितना कमा कर दे देती होगी मुझे, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी चाहती है मैं टैक्स भरूं इस इनकम पे जो मैं कमाऊं यहाँ से। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जानना चाहती है कि कितना एक्सपेक्ट कर सकती है वो इस घर से। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहेगी कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने 1,20,000 इसकी वैल्यू बताई, बट आसपास के मकान तो कह रहे हैं कि वो 1,50,000 कमा लेते हैं पूरे साल में रेंट पे चढ़ाने पे। तो अब इनकम टैक्स अथॉरिटी तो ज्यादा ही टैक्स चार्ज करना चाहती है मेरे से। तो वो कहेगी कि जब मैं वैल्यू एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इन्हें कितना रेंट मिलता होगा, तो वो कहेगी मैं इन दोनों में से ज्यादा को लूंगी। तो उसने क्या ले लिया, 150। अब 150 ले लिया उसने। अब बट उसको याद आया इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि गवर्नमेंट ने तो कह रखा है कि 1,08,000 तो मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा तो चार्ज ही नहीं कर सकते। तो 1,50,000 को उनको कम करना पड़ा अपनी, उनको बोलना पड़ा कि 1,50,000 की जगह 1,08,000 ही मानना पड़ेगा ऐसे तो, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है इससे ज्यादा तो रेंट चार्ज ही नहीं हो सकता। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने एक्सपेक्टेशन लगाई कि 1,08,000 रेंट कमा के दे देती होगी आंसर को हाउस नंबर 1 प्रॉपर्टी। ये इनकम टैक्स अथॉरिटी की एक्सपेक्टेशन है। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, कि इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि कितना रेंट आएगा, उसको कहते हैं हम एक्सपेक्टेड रेंट। वो कैसे निकालते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू जो होती है और जो फेयर रेंट होता है उन दोनों का हायर अमाउंट लेते हैं। जैसे इस केस में आया 1,50,000। फिर जो हायर अमाउंट आती है उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, और दोनों का लेते हैं लोअर अमाउंट। तो लोअर अमाउंट आया 1,50,000 और 1,08,000 में से 1,08,000। तो हमारा जो अब लोअर अमाउंट आता है उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो हुआ हमारा 1,08,000 हो गया। और एक्चुअल मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सपेक्ट कर रही है मुझसे कि मैं इस घर से 1,08,000 कमाती होंगी, बट एक्चुअली में तो मैं 1,80,000 कमाती हूँ। ठीक है बच्चे, यहां तक का पॉइंट समझ आया आप लोगों को? अब बहुत सारे केसेस हैं, उनमें हम कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं आपको वो बताऊंगी मैं। अब बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे हम सब, मिस्टर जे ओनर है एक बड़े से घर के, विच इज लेट आउट एट द रेंट ऑफ 20,000 रुपए पर मंथ। स्क्रीन बड़ी कर रही हूं आप लोगों के लिए। हाँ जी, देखिए क्या कहता है, मिस्टर जे एक बड़ा सा घर ओन करते हैं जो लेट आउट है। लेट आउट है मतलब किराए पे चढ़ा रखा है। कितने में, 20,000 रुपए महीने का किराया आता है मिस्टर जे को, बड़े से घर का। कहता है आगे,
म्यूनिसिपल वैल्यू, कर्सर देखिएगा, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस, घर की म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपए एक महीने की। और फेयर रेंट कितना है? 21,000 रुपए एक महीने का। और स्टैंडर्ड रेट कितना है? 18,000 रुपए एक महीने का। एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड आर 5,000 रुपए पूरे साल के। देखिए बाकी सारी चीजें तो एक एक महीने की दे रखी हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू एक महीने की, फेयर रेंट एक महीने का, स्टैंडर्ड रेंट एक महीने का, बट म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो पूरे साल के गिवन है। और क्या कहता है? कैलकुलेट करो नेट एनुअल वैल्यू। एनएवी एक शॉर्ट फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, दैट इज प्रीवियस ईयर 2019-20। अब ये बात तो आप सबको क्लियर है, मैं स्टार्टिंग ऑफ द क्लास से बताती आ रही हूँ आपको कि हमारा असेसमेंट ईयर है 2020-21, उससे जस्ट इमीडिएटली एक साल पहले हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-20। कहने का मतलब ये है कि इस प्रीवियस ईयर में जो भी हम पैसा कमाएंगे हाउस प्रॉपर्टी से, सैलरी से, सारे सोर्सेस से, जहां जहां से भी कमाएंगे उस पर टैक्स भरेंगे हम इस असेसमेंट ईयर में। तो पैसा हमारे को कमाना है इस साल में 2019-20 में। अब जो हमारा 2019-20 का मतलब होता है, इनकम टैक्स में आपको बताया था 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक पूरा एक साल हुआ। तो इसका मतलब जो हमारे को ये फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, दे तो एक एक महीने का रखा है, बट इनकी वैल्यू हमारे को पूरे साल की निकालनी पड़ेगी। तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 महीनों से। एक महीने की वैल्यू को 12 महीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे 12 महीने की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्या किया इसमें। देखिए बच्चे, कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, दैट इज प्रीवियस ईयर 2019-20। तो सबसे पहले कहता है म्यूनिसिपल वैल्यू, कहता है म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू के आगे कितना लिखता है? 1,80,000। अब आप कहोगे मैम म्यूनिसिपल वैल्यू तो 15,000 रुपए एक महीने की दे रखी थी, आपने 1,80,000 क्यों लिया? तो मैं कहूंगी 15,000 को आप 12 महीनों से मल्टीप्लाई कर दो। एक महीने की 15,000 है तो 12 महीने की कितनी होगी? 1,80,000। तो म्यूनिसिपल वैल्यू हमने 1,80,000 लिख दी। आगे कहता है फेयर रेंट। तो जो फेयर रेंट है बच्चे, वो ऊपर दे रखा है हमारे को 21,000 रुपए एक महीने का। तो 21,000 को आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,52,000 आ जाएगा। फिर कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना गिवन है आपको? 18,000 रुपए एक महीने का। तो 12 महीने का कितना होगा बच्चे? 18,000 इंटू 12, 2,16,000 आ गया। अब मैं आपसे कहूंगी, मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि हम क्या करते हैं। हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। इनकम टैक्स अथॉरिटी बैठ गई, उसने वो कैलकुलेशन चेक कर रही है मिस्टर जे की। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने वैल्यू निकाली है 1,80,000 की। अब आपकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर रही हूँ मैं। म्यूनिसिपल वैल्यू, इनकम टैक्स अथॉरिटी बैठ गई, चेक कर रही है, कहती है इनकम टैक्स अथॉरिटी की म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने, एमसीडी ने वैल्यू निकाली इस घर की 1,80,000 एक साल की। एमसीडी का मानना है कि एक साल में कितना रेंट कमा के दे सकती है ये प्रॉपर्टी? 1,80,000 रुपए का। आसपास के घरों को कितना वैल्यू कमा के दे रही है ये प्रॉपर्टी? रेंट इनकम कितनी कमा के दे रही है? 2,52,000 की एक साल में। एमसीडी ने कम आंका था। और स्टैंडर्ड रेंट गवर्नमेंट ने क्या कह रखा है कि किससे ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते, पूरे साल में 2,16,000 से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो अब हम इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सपेक्टेड रेंट निकालेगी कि कितना रेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए उसे इस प्रॉपर्टी से, कि मिस्टर जे की प्रॉपर्टी कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कमा के दे देती होगी। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ। कितना? वो कहती है 2,16,000। कैसे निकल के आया 2,16,000? पहले इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर अमाउंट चूज कर लिया, 1,80,000 और 2,52,000 का हायर। उन्होंने कहा कि एमसीडी कहती है 1,80,000 रुपए रेंट आता होगा पूरे साल में, बट आसपास के घर कह रहे हैं 2,52,000 आता है। तो कहते हैं कि जरूर ये 2,52,000 कमाते ही होगा मिस्टर जे।
रेंटल इनकम से, तो उन्होंने कह दिया हायर लिख देते हैं। फिर उनको याद आया भैया गवर्नमेंट ने तो कंट्रोल लगा रखा है कि स्टैंडर्ड रेंट की इससे ज्यादा तो चार्ज ही नहीं कर सकते, तो 2,52,000 को तो कम करके 2,16,000 पे लाना ही पड़ेगा, तो 2,16,000 पे ले आए। तो इसीलिए हम जो हायर अमाउंट आती है इन दोनों की, उस पॉइंट को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, और स्टैंडर्ड रेंट और उस हायर अमाउंट का लोअर ले लेते हैं। 2,16,000 लोअर था तो 2,16,000 ले लिया, 2,16,000 अब हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर जे को एक साल में इतना रेंट कमा के देती होगी। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया, 2,16,000। बट एक्चुअली में मिस्टर जे को कितना कमा के दे रही थी ये प्रॉपर्टी? अभी अभी हमने देखा कि उन्होंने 20,000 रुपए महीने